is as follows. 0.5 mg पर ml स्टॉक सोल्यूशन जो आपने पहले से बना के रखा हुआ होगा, उसमें आप क्या करेंगे कि 100 ml जेल में आप क्या करेंगे कि 10 माइक्रोलीटर जब एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है। यानी कि अगर आपने 100 ml की जेल बनाई है तो उसमें आपने 10 माइक्रो लीटर जो है वो एथिडियम ब्रोमाइड डालनी है। अगर 50 ml बनाई है तो उसमें कितना डालेंगे, 5 माइक्रोलीटर, हाफ जो स्टॉक बना के रखा होगा। तो अब क्या करेंगे कि जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो नीचे आपको फिगर नजर आ रही है राइट साइड के ऊपर, इसमें आपने एक ट्रे, जेल ट्रे सैंपल करके रखा हुआ है, ठीक है। उस जेल ट्रे में आपने ये एथिडियम ब्रोमाइड जब आप ऐड करनी है तो उसमें ये पोर कर दें लिक्विड जो अभी आपने अगर उसका बनाया है, और उसमें कोम लगा दें वेल बनाने के लिए, और उसको छोड़ दें 10 मिनट। अगर आजकल अगर आप उसमें पोर करेंगे तो 5 मिनट में वो जो जेल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है कि ये TAE बफर है, उसकी ये रेसिपीज लिख के दे दी हैं कि 50x आप इसका स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे और 50x स्टॉक सोल्यूशन में से जो है वो आप 1x डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशंस की कैलकुलेशन भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। 1 लीटर 50x TAE बनाने के लिए जो आपने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं राइट साइड पे रेड कलर के, वो इतनी इतनी अमाउंट में आप इसमें ऐड करते जाएंगे। तो उसके बाद जब आपने DNA आइसोलेट कर लिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल DNA जो आपने प्यूरिफाई किया है, आइसोलेट किया है, उसको अब आप लोड कैसे करेंगे जेल में, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए 6x DNA लोडिंग डाई। अब ये जो लोडिंग डाई बनानी है इसकी कंपोजिशन भी ये मैंने लिखी है कि 10 मिलीमोलर ट्रिस्क्लोराइड चाहिए, 60 मिलीमोलर EDTA चाहिए, ब्रोमोफिनोल ब्लू चाहिए, ज़ाइलिन साइनेट चाहिए, ग्लिसरॉल। ये मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं जिनको आप आपस में मिक्स करेंगे तो ये 6x लोडिंग डाई बनेगी, ठीक है। अब इन मसालों का फंक्शन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें ये जो आपका खास तौर पर ब्रोमोफिनोल ब्लू और ज़ाइलिन साइनोल डाइज हैं, ये जब आप DNA सैंपल को रन करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ, तो ये जो आपकी ब्रोमोफिनोल और ज़ाइलिन डाइज हैं ये ट्रैकिंग डाई हैं। इससे आपको पता चलता रहता है कि आपका सैंपल कहाँ तक मूव हुआ है। एक ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी और दूसरी थोड़ी ऑरेंज कलर की जो है ना वो डाई नज़र आपको आ रही होगी। DNA तो नज़र नहीं आता जेल जब रन होती है, तो इन डाई से आपको पता चलता रहता है कि सैंपल कहाँ तक मूव हुआ है। और ग्लिसरॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अगर आप DNA के सैंपल में आपके अपने DNA के सैंपल में ग्लिसरॉल ऐड नहीं करेंगे तो जो आपका सैंपल है वो बफर में डिजॉल्व हो जाएगा, वो वेल में लोड ही नहीं होगा, ठीक है। वेल में जो आपका 1x TAE बफर है, रनिंग बफर है, उससे कोई ऐसा आपको लिक्विड चाहिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। अब ग्लिसरॉल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो DNA को आप जो है ना वो पकड़ के बिठा देगा उस वेल में ताकि वो उसमें से निकले ना। और जब आप उसकी वोल्टेज ऑन करेंगे पावर सप्लाई की तो फिर DNA मूव करना शुरू करेगा जेल में, और एक दफ़ा जेल में DNA चला जाए तो फिर इशू नहीं रहता कि वो वापस निकल के तो बफर में डिज़ॉल्व होगा, ठीक है। आप देखें कि जब आप जेल रन करेंगे तो जेल रन करने के बाद जो UV ट्रांसइल्यूमिनेटर है उसके ऊपर जेल को रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे UV ट्रांसइल्यूमिनेटर अलग से भी है और एक जेल डॉक सिस्टम है उसमें भी UV ट्रांसइल्यूमिनेटर होता है, उसमें जेल प्लेस करेंगे और जब उसको ऑन करेंगे तो 302 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है वो ऑन होती है। और उससे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एथिडियम ब्रोमाइड बेसिस के दरमियान इंटरकलेटेड है तो DNA ऑरेंज कलर या ऑरेंज कलर में ग्लो करता है ड्यू टू द एथिडियम ब्रोमाइड, और उससे आप जो है वो
कहते हैं कि ये हमारा डीएनए सैंपल है। जिस तरह से इस जेल में आपको नज़र आ रहा है कि ये बैंड नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डीएनए ज़बरदस्त किस्म का डीएनए आइसोलेट हुआ है। और इसमें आखिरी अगर आप ये जो 2 बैंड नज़र आ रहे हैं, ये जो कटे हुए बैंड के साथ राइट साइड पर, इसमें आप कहते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसमें बैंड ज़्यादा थिक नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं कि ये एक तरह से आप मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं कि डीएनए आइसोलेट हुआ है और उसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटी मोटी मोटी आपको पता चलती है कि ये 3 सैंपल तो जो है इनकी क्वांटिटी हाई है और बाकी सब तकरीबन बराबर बराबर ही है। इनकी शार्पनेस से आपको अंदाजा होगा। समझ आई ये बात अभी कि नहीं? यस सर, आ रही है। ओके। उसके बाद एक और तरीका है जिसको आप कहते हैं कि ये साइंटिफिकली ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, जिससे आप एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपके डीएनए की एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन क्या है, उसकी टोटल कंसंट्रेशन क्या है। तो और उसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि आपका डीएनए जो प्योरीफाइड है वो प्योर है या वो कंटेमिनेटेड है प्रोटीन से या बाकी साल्ट से। तो रूल उसका ये है कि अगर आप डीएनए जो सैंपल आपने अभी प्योरीफाई किया है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखें, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी जो वेव लेंथ है उसको आप सेट करें 260 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब आप 260 नैनोमीटर के ऊपर उसकी वेव लेंथ को सेट करेंगे, तो अगर उसकी ओडी आती है 1 ओडी का मतलब है कि इस सैंपल में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कंसंट्रेशन है वो है 50 माइक्रोग्राम पर एमएल। समझ आई ये बात? मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसकी ओडी 1 हो 260 नैनोमीटर के ऊपर, उसका मतलब है कि इस सैंपल में 50 माइक्रोग्राम पर एमएल आपका डीएनए है। इस बात की समझ आई है? ये जो रूल है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को तो कंफ्यूजन है? नो सर। दोबारा बता देता हूँ। आपने अभी जस्ट फॉर एग्जांपल एक जो बैक्टीरियल डीएनए आइसोलेट किया, या ह्यूमन ब्लड में से डीएनए आपने ले लिया, प्लांट में से डीएनए ले लिया, किसी भी सोर्स से आपके पास डीएनए आया, ठीक है, और वो जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी इस एपेंडार्फ ट्यूब में जो डीएनए है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 ml में टोटल आपका डीएनए कितना है। तो उसके लिए आपने क्या करना करेंगे थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आप ऑन करें, ऑन करने के बाद उसकी जो वेव लेंथ है उसको सेट करें 260 नैनोमीटर के ऊपर। ओके, जब आपने एक दफ़ा उसकी वेवलेंथ 260 नैनोमीटर के ऊपर सेट की, तो अब आप क्या करेंगे कि उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यूवेट में अपना ये जो डीएनए सैंपल है आपका वो डालेंगे, और डालने के बाद उसकी रीडिंग लेंगे। अगर आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो रीडिंग डिस्प्ले कर रहा हो 1, ठीक है, उस 1 रीडिंग को आप नोट करेंगे जी, ओडी है 1, इसको ओडी कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी एट 260। ऑप्टिकल डेंसिटी एट 260 इज 1 इज इक्वल टू 1। इसको आप आंखें बंद करके ट्यूब के ऊपर लिखेंगे कि ये है 50 माइक्रोग्राम पर एमएल, मतलब कि 1 ml में 50 माइक्रोग्राम डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। समझ आई बात? जी सर।
ओके, ठीक हो गया। अब ये तो रूल है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल जो डीएनए है उसकी ओडी1 तो नहीं आएगी, उसकी क्या पता क्या कंसंट्रेशन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो नीचे फार्मूला एक दिया हुआ है सिंपल सा, अननोन जो सैंपल है mg कर लें या इसको जो है वो माइक्रोग्राम कर लें, आपकी मर्जी है आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये mg पर ml अगर आप कोई अननोन सैंपल देखना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास अभी बैक्टीरिया का है तो सिंपल फार्मूला है, जैसे मैंने आपको वो बताया था फार्मूला मोलैरिटी का। इसमें आप क्या करेंगे कि 50 जो अभी मैंने आपको बताया रूल था कि एक ओडी का मतलब है कि 50 माइक्रोग्राम पर एमएल है, मल्टीप्लाई करेंगे आप ओडी से, जितनी भी ओडी आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो रीडिंग आती है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर है वो कितना है, ठीक है, जब आप अपने सैंपल को डाइल्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना जो डीएनए की ट्यूब है उसमें से 1 माइक्रोलीटर ले लें और उस 1 माइक्रोलीटर को ऐड करें 100 माइक्रोलीटर टीई बफर में या 99 माइक्रोलीटर टीई बफर में, तो इसका मतलब है कि हमने जो डाइल्यूशन फैक्टर बनाया है वो 100 है, ठीक है। 100 डाइल्यूशन फैक्टर, इसका डाइल्यूशन फैक्टर या डीएफ जो है वो 100 है। लाइकवाइज आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसका डाइल्यूशन फैक्टर कितना बनाते हैं, और वो जो सीरियल डाइल्यूशंस हैं उसमें मैंने आपको बताए थे कि डाइल्यूशंस आप करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल आपको मैंने दी हुई है इसमें फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन फैक्टर है 50, सही है। मतलब कि अगर आप जो है वो 1 माइक्रोलीटर को 200 माइक्रोलीटर में डिसॉल्व करते हैं तो डाइल्यूशन फैक्टर इसका 50 आता है। तो क्या करेंगे आप 100 माइक्रोलीटर इसमें से अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोलीटर लें तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर बनेगा 20, 2 लें तो 50। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 माइक्रोलीटर में 2 माइक्रोलीटर ऐड करें 98 में, तो इसका डाइल्यूशन फैक्टर आप डिवाइड करें 2 से तो 50 बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसका फार्मूला जो है उसके मुताबिक 50 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाइड बाई ओडी कितनी आई है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओडी आती है 0.65 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप डाइल्यूशन फैक्टर जो 50 है, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा 1630। तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में 1630 जो माइक्रोग्राम पर ml डीएनए है उसको अगर आप डिवाइड कर दें 1000 से तो ये आपके पास mg आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर दिया हुआ वो 1.63 mg पर ml है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया हुआ माइक्रोग्राम को इनटू दी mg। माइक्रोग्राम का मतलब ये होता है कि mg का 1000 पार्ट। समझ आई ये बात क्या नहीं? जी सर। ओके, उसके बाद आप इसकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो कितना प्योर है। आप प्योरिटी को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि 2 रीडिंग लेते हैं। एक रीडिंग तो आप लेंगे 260 नैनोमीटर के ऊपर जो भी आती है, फॉर एग्जांपल अगर तो वो रीडिंग आपका 2 आती है, ठीक है, 2 ओडी आती है, और दूसरी आप जो रीडिंग लेंगे वो लेंगे 280 के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को दोबारा से सेट करेंगे 280 के ऊपर, और अब आपके पास फॉर एग्जांपल रीडिंग आ गई 1.1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो रीडिंग 260 पर आती है उसको डिवाइड कर देंगे जो रीडिंग आई है 280 के ऊपर, तो 2 को अगर डिवाइड करें 1.1 से तो ये इसका आंसर आता है तकरीबन 1.8।
अगर तो आपका आंसर आ जाए 1.8 तो इसका मतलब है कि आपका जो डीएनए है दैट इज अ प्योर डबल स्टैंडर्ड। और अगर 1.8 से कम आंसर आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो डीएनए वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ कंटामिनेशन है। 1.8 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए, आंसर आना चाहिए, जो रेशियो है 260 और 280 की। 280 पर जोड़ी उसको डिवाइड करेंगे, 260 की जोड़ी आती है उसको डिवाइड करेंगे 280 के साथ, तो जो आंसर आता है वो 1.8 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है वो कंटामिनेटेड है, प्योर नहीं है। समझ आई ये बात कि नहीं? यस सर। आ गई है समझ? प्योरिटी कैसे करेंगे और ये सारी चीजें। वेरी गुड, ओके। तो अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी जो ह्यूमन ब्लड है, जीनोमिक डीएनए, ये मैंने पीपीटी बनाई हुई है, इसकी भी आपको ना मैं सेंड कर दूंगा। तो नोट्स हैं, ठीक है, और ये नोट्स आपने अपने पास ही रखने हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ना मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि तीन बेसिकली चीज़ें आप करते हैं जब आप ह्यूमन ब्लड में से डीएनए निकालना चाहते हैं। एक तो सेल्स को आप वॉश करते हैं और फिर उस सेल्स की लाइसिस करते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल्स की लाइसिस करते थे। फिर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं ताकि वो प्रोटीन रिमूव करें और फिर डीएनए को आप, अब ये जो रिक्वायर्ड रीजेंट्स हैं वो ये लिस्ट लिखी हुई है मैंने। ट्रेस क्लोराइड है, EDTA है, NaCl है, SDS है, प्रोटीनेज के चाहिए आपको, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, आइसोमाइल अल्कोहल चाहिए, आइसोप्रोपेनॉल, एथेनॉल चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे कैसे, ये रेसिपी लिखी हुई है। अब इसमें जो कुछ सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल TE बफर चाहिए आपको, सॉल्यूशन A चाहिए, सॉल्यूशन A की ये रेसिपी लिखी हुई है, सॉल्यूशन B चाहिए, सॉल्यूशन B की भी रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब कि ये हर एक इंडिविजुअल के फंक्शन लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये EDTA है, EDTA इसलिए चाहिए कि जब आप जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उसके साथ बाय चांस कोई न्यूक्लियेजेस ना हो। न्यूक्लियेजेस आपके डीएनए को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए प्योर आप नहीं आइसोलेट कर सकते। तो EDTA क्या करते हैं कि जो आयंस होते हैं जिसको हम डाईवेलेंट आयन कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम है, आयरन वगैरह वगैरह, ये जो आयन है इनको चिलेट करता है या इनको पकड़ लेता है, अब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। जब इनको वो काबू करता है तो इसका मतलब है कि आयन अवेलेबल नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स जो हैं, जैसे न्यूक्लियेजेस स्पेशली, वो आयन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर तो मैग्नीशियम आयन अवेलेबल नहीं होगा तो न्यूक्लियेजेस भी अपना काम नहीं कर सकते। तो EDTA इसलिए यूज होता है कि वो आयन को पकड़ ले और न्यूक्लियेजेस को जो है ना वो जो क्या कहते हैं उसको पावरलेस कर दे। अब न्यूक्लियेजेस कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो डीएनए आपका सेव होगा। अब ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल है वो बैक्टीरियल सेल से इस तरह से डिफरेंस है कि बैक्टीरिया में सेल वाल होती है, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें सेल वाल नहीं होती। तो इसलिए इसको ग्राइंड करने की इसको आई मीन के क्या कहते हैं उसको, लाइसोजाइम यूज करने की भी जरूरत नहीं है डिग्रेड करने के लिए। सिंपली आप क्या करते हैं कि वाइट जो ब्लड है उसको लेके उसको TE बफर से वॉश करते हैं ताकि उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हेमोग्लोबिन है, वो उसमें से रिमूव हो जाए, ठीक है। हेमोग्लोबिन रिमूव करने के लिए आई मीन के रेड कलर उसका कम कर दें, आप 3 से 4 दफ़ा उसको वॉशिंग करते हैं TE बफर से। ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि कैसे वॉश करते हैं। जब आपके पास वाइट ब्लड सेल्स पिंकिश कलर की आ जाती है तो उसका मतलब है कि मेजॉरिटी हीमो जो ग्लोबिन है वो उसमें से वॉश हुआ है। तो अब आप मुझे अब आपको ये पता है कि जो डीएनए वो वाइट ब्लड सेल्स में होता है, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन भी आप वाइट ब्लड सेल्स से या WBC से करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल उसी तरह से है बाकी जैसे आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया में।
बस इसमें आपने डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है। जैसे प्रोटीनेज के जब आप ऐड करेंगे तो वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देती है, SDS डालेंगे तो वो जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज करती है, उसको उसमें से करती है। तो अब ये बाकी उसी तरह से सेम प्रोसीजर है, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइड अल्कोहल का प्रोसीजर ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन भी। तो इस प्रोटोकॉल को मैंने आपको करवाया है सारे को, इसको देख लें, ठीक है।